यहाँ पर जो सबसे पहले स्लाइड में हम जानने वाले हैं वो है मूल्यांकन के प्रकार, जिसको इंग्लिश में टाइप ऑफ इवैल्यूएशन कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जो छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में सहायता करे और इसे परिमाणात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर दो कह लीजिए कि प्रकार हैं, एक तो परिमाणात्मक मूल्यांकन है, दूसरा गुणात्मक मूल्यांकन है। और दोनों का उद्देश्य यहाँ पर यही होना चाहिए कि जो छात्र है उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में ये सहायता करती हूँ। अगर नहीं करती हैं तो इन मूल्यांकन का, इन इवैल्यूएशन का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मूल्यांकन जो है वो पूरा शिक्षण का एक अभिन्न अंग है, और अगर ये नहीं होगा तो जिस प्रकार से हम शिक्षण कर रहे हैं, जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं, उसका मूल्यांकन करना जो है आसान नहीं होगा। ये पता ही नहीं चल पाएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका जो है उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं आ रहा है, बच्चा अधिगम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसलिए मूल्यांकन को शिक्षण का जो है अभिन्न अंग माना गया है। तो आई होप कि ये भी आपको उस वीडियो में क्लियर हुआ होगा, और यहाँ पे मैंने एक बार रिकॉल इसको कर दिया। तो यहाँ पर दो प्रकार के मूल्यांकन है, एक तो परिमाणात्मक मूल्यांकन और दूसरा है गुणात्मक मूल्यांकन। तो देखिए, परिमाणात्मक मूल्यांकन में जो है ये ज़्यादातर विद्यालय स्तर पर किया जाता है, और ये एक संख्यात्मक प्रकार का, जिसमें एक परिणाम आपको देखने को मिलता है, वो आपका परिमाणात्मक मूल्यांकन होता है। इसमें छात्रों की परीक्षा ली जाती है और एक परिणाम जो है देखने को मिलता है, और उस परिणाम के आधार पे जो है आप निर्णय ले सकते हैं विद्यार्थियों के बारे में या जो शिक्षण विधि है उसके बारे में। तो आई होप कि आपको परिमाणात्मक मूल्यांकन के बारे में क्लियर है। अलग से मैं एक एक करके परिमाणात्मक मूल्यांकन के अंदर कौन कौन से मूल्यांकन आते हैं उन सबको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि परिमाणात्मक मूल्यांकन के बारे में बताया और आपका यहाँ पर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद से दूसरा है आपका यहाँ पे गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आपको ये समझने की आवश्यकता है, जैसे कि परिमाणात्मक मूल्यांकन होता है तो उसमें कोई विद्यार्थी होता है वो बेहतर स्कोर करता है, तो आपको ये पता चल पाता है कि विषय के बारे में उसका ज्ञान क्या है। लेकिन गुणात्मक मूल्यांकन में जो विद्यार्थी है उसका व्यवहार या उसका चरित्र या गुण क्या है, ये आपको देखने को मिलता है। तो आई होप कि गुणात्मक मूल्यांकन आपको समझ में आ गया और परिमाणात्मक मूल्यांकन भी क्लियर हो गया। तो इन्हें एक एक करके और इसके अंदर जो भी मूल्यांकन विधि आती हैं उनको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी मैंने आपको बताया, आई होप कि वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए इस स्लाइड में हम परिमाणात्मक मूल्यांकन के बारे में, उसके अंदर जो भी आपकी परीक्षा या एवेल्युएशन होती हैं उन सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, परिमाणात्मक मूल्यांकन को इंग्लिश में क्वांटिटेटिव एवेल्युएशन होते हैं, और इससे आपको ये स्पष्ट हो रहा होगा जिसमें परिणाम आपको देखने को मिलते हैं वो आपका परिमाणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होता है। तो लिखित परीक्षा से आप सभी परिचित हैं, आपने जब भी स्कूल्स में रहे होंगे, चाहे हाई स्कूल्स में, 10th में, इवन ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपने आंसर लिखे होंगे अपने कॉपी में, अपने सब्जेक्ट के। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बताया कि इसे कागज पेंसिल परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है, और इस तकनीक में प्रश्नों के निर्देश के अनुसार उत्तर लिखे जाते हैं। जैसे कि आपको सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाता है और उसमें ऊपर से ही आप देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन होता है, फिर उसके बाद से लॉन्ग क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूरा आपका दिया होता है, और उसमें सब कुछ बताया जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको 200 वर्ड में लिखना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको 500 वर्ड में लिखना है। उसके बाद से जो छोटे क्वेश्चन होते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन, उनका आंसर आपको 50 वर्ड में लिखना होता है। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि लिखित परीक्षा के अंतर्गत जो है प्रश्नों के निर्देश के अनुसार जो है आपको आंसर लिखना होता है, और उसके बाद से जब आप आंसर लिख लेते हैं उसके बाद से कॉपी चेक होती है टीचर्स के द्वारा, और आपने जिस भी क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से लिखा होगा उसका नंबर आपको बेहतर जो है यहाँ पर टीचर्स के द्वारा मिलेगा। तो यहाँ पर एक तरीके से परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये परिमाणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत लिखित परीक्षा आपकी आती है। दूसरा है आपका मौखिक परीक्षा। तो देखिए, यह परीक्षा लिखित परीक्षा की पूरक होती है। उदाहरण के लिए पढ़ने की क्षमता का परीक्षण, उच्चारण और मौखिक परीक्षा के अंतर्गत ये सारा कुछ आपका आता है। यानी कि पढ़ने की क्षमता अगर आपको चेक करनी है कि विद्यार्थी कैसे पढ़ रहा है, उसका उच्चारण कैसा है, तो आप उस स्थिति में मौखिक परीक्षा जो है उसकी ले सकते हैं, और ये लिखित परीक्षा का ही पूरक होता है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपका जो लास्ट इसमें है वो है व्यवहारिक परीक्षा। तो इसमें मैंने आपको बताया है कि यह परीक्षा छात्रों के प्रयोगात्मक एवं क्रिया कौशल परीक्षण के लिए आवश्यक होता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता हूँ, अगर कोई विद्यार्थी है और कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, प्रौद्योगिकी यानी कि मतलब आपका इंजीनियरिंग हो गया, कृषि हो गया,
तो इसमें जो कुछ भी उनको बताया जाता है, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है, उनका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, इसके साथ ही साथ उससे संबंधित जो क्रिया कौशल हैं वो किस प्रकार से वो कर लेते हैं, जो भी उनकी थ्योरी बताई जाती हैं, जो भी उन जैसे कि आपकी प्रौद्योगिकी में आपको कोई मशीन है उसको ऑपरेट करना जैसे हो गया, तो उसके बारे में जो कुछ भी प्रैक्टिकल रूप से उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है, उनका परीक्षण आपका व्यवहारिक परीक्षा के द्वारा किया जाता है। जब उनका परीक्षण किया जाएगा तभी पता चल पाएगा टीचर को कि कितना वो बेहतर तरीके से इन चीज़ों को जान पाया है और उसे इस्तेमाल कर पा रहा है या उसके बारे में वो जानता है। तो ये सब कुछ कैसे पता चलेगा? व्यवहारिक परीक्षा के द्वारा। इसमें मैंने बताया कि यह विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, शिल्प और संगीत विषयों से संबंधित आपका होता है व्यवहारिक परीक्षा। आई होप कि परिमाणात्मक मूल्यांकन यानी कि क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहां पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में हम गुणात्मक मूल्यांकन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट जो भी मूल्यांकन होते हैं उन सभी को जानने का प्रयास करेंगे। तो गुणात्मक मूल्यांकन को यहाँ पर क्वालिटेटिव एवेल्युएशन बोलते हैं। तो बेसिकली आप इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं कि विद्यार्थी के अंदर जो भी व्यवहारिक गुण होते हैं, जो चारित्रिक गुण होते हैं, तो उनको जानने के लिए गुणात्मक मूल्यांकन आप कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका अवलोकन एवं साक्षात्कार आता है, जिसको इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अवलोकन का उपयोग नियंत्रित और अनियंत्रित परिस्थितियों में छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि मैंने ऊपर ही आपको बताया कि विद्यार्थियों का आपने जो है परिमाणात्मक मूल्यांकन में ये तो आपने ज्ञात कर लिया कि उनको सब्जेक्ट की नॉलेज कैसी है, किस प्रकार से, लिखित परीक्षा के द्वारा आपने पता कर ली, मौखिक परीक्षा के द्वारा जान लिया, व्यवहारिक परीक्षा के द्वारा आपने जान लिया, लेकिन उनका व्यवहारिक गुण कैसा है तो वो आपको कैसे पता चलेगा? तो वो आपको अवलोकन और साक्षात्कार से पता चलेगा। तो यहाँ पर यही मैंने बताया है कि अवलोकन का उपयोग जो है नियंत्रित और अनियंत्रित परिस्थितियों में छात्रों के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। जैसे आप सभी देखते होंगे कि अलग अलग एग्जाम के इंटरव्यूज होते हैं, तो वहाँ पे अजीबोगरीब को भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन आपके सामने रख दी जाती है और उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो उस समय आपके व्यवहारिक पक्ष का पता चल पाएगा। ये सारा कुछ जो है अवलोकन और साक्षात्कार से आपको पता चलता है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद से मैंने यहाँ पर बताया कि कई परिस्थितियों में साक्षात्कार को भी बेहतर माना गया है, क्योंकि आमतौर पर छात्र लिखने के बजाय बात करने में अधिक इच्छुक होते हैं। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो लिखने में जो है ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में जो है साक्षात्कार जो है बेहतर माना गया है। यहाँ पर आमतौर पे छात्र लिखने के बजाय बात करने में अधिक इच्छुक होते हैं, यानी बात कर सब कुछ बताने के बारे में पूरी तरीके से वो इंटरेस्टेड होते हैं, लिखने में अनकंफर्टेबल होते हैं, तो उस स्थिति में आपका साक्षात्कार बेहतर माना गया है। तो आई होप कि अवलोकन और साक्षात्कार के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। तो गुणात्मक मूल्यांकन का मतलब गुण, ठीक है, क्वालिटी आपकी क्या है, व्यवहारिक पक्ष क्या है, तो वो सब कुछ इसमें आपका पता चल जाता है। आई होप कि यहाँ पर आपको सारा कुछ जो है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। दूसरा इसमें आपका हो जाएगा जांच सूची, जिसको इंग्लिश में यहाँ पर चेकलिस्ट भी बोला जाता है। तो ये भी आपका गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो देखिए इसमें मैंने बताया है कि जांच सूची वह उपकरण है जिसे छात्रों के व्यवहार, प्रवृत्तियों के बारे में प्रमाण इकट्ठा करने और रिकॉर्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसके अंतर्गत कैसे आपको उनके गुणात्मक या व्यवहारिक पक्ष का पता चलता है। तो आप सभी ने देखा होगा स्कूल के अंदर, अच्छे खासे स्कूल के अंदर विद्यार्थियों के जो है चारित्रिक कह लीजिए व्यवहारिक जो है रिकॉर्ड जो है पूरे साल का इकट्ठा किया जाता है, और जो भी विद्यार्थी बेहतर व्यवहारिक उनका चरित्र कह लीजिए या व्यवहार अच्छा देखा जाता है, तो उनको एक तरीके से सम्मानित भी किया जाता है कि उनका व्यवहार पूरे साल के दौरान बहुत ही अच्छा रहा है। तो ये सारा कुछ कैसे पता चलता है? तो ये जांच सूची उपकरण के द्वारा पता चलता है, जिसके अंतर्गत पूरे साल के दौरान उनके व्यवहारिक पक्ष या कैसा व्यवहार रहा उससे संबंधित डेटा जो है यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, और साल के अंत के दौरान ये सारा कुछ पता करते हैं कि किस बच्चे ने कैसा व्यवहार किया, और उसके आधार पर जो है उनको यहाँ पर अच्छे व्यवहार के लिए सम्मानित भी किया जाता है स्कूल के द्वारा, ताकि दूसरे बच्चे भी अच्छा व्यवहार करने के लिए जो है यहाँ पर मोटिवेट हो। तो आई होप कि जांच सूची आपको अच्छे तरीके से या चेकलिस्ट के बारे में पता चल गया होगा। और दूसरा यहाँ पर यानी कि तीसरे नंबर पे आपका है क्रम निर्धारण पैमाना, जिसको यहाँ पर रेटिंग स्केल भी कहा जाता है। तो इसमें मैंने बताया कि यह विधि स्थिति
वस्तु या चरित्र के बारे में राय या निर्णय की अभिव्यक्ति से संबंधित होती है। क्रम निर्धारण पैमाना एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा निर्णय की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। तो यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको इसको क्लियर करना चाहूँगा। जैसे आप सभी ने कभी भी कोई दिक्कत होती होगी, आपके जो सिम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग कंपनी की, तो आप जब कॉल सेंटर में कॉल करते हैं तो वहाँ पर कोई कस्टमर केयर फ़ोन उठाता है और आप अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पर बताते हैं और वो उसका सोल्यूशन आपको बताने का प्रयास करता है। जब कॉल के एंड तक आप पहुँचते हैं तो वो पूछता है कि मतलब पूछता है फीडबैक के बारे में कि आपके और हमारे बीच जो भी यहाँ पर कन्वर्सेशन या बातचीत हुई उसको लेकर आपके पास एक मैसेज जाएगा या ईमेल जाएगा। उसमें जो है आपको 5 जो स्टार होते हैं उसमें से आपको रेटिंग देनी है कि हमारा कन्वर्सेशन कैसा रहा। अच्छा रहा तो आप 5 रेटिंग दे सकते हैं, थोड़ा सा खराब रहा तो आप 4 रेटिंग दे सकते हैं। इस प्रकार से रेटिंग के अनुसार जो है जो बातचीत हुई किस प्रकार से हुई उसका जो है आप वहाँ पर रेटिंग करते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इस विधि में या स्थिति में वस्तु या चरित्र के बारे में राय या निर्णय की अभिव्यक्ति से संबंधित यह पूरी तरीके से होता है। और क्रम निर्धारण पैमाना एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा निर्णय की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। स्टार आपका होता है और इस ऐसे 5 स्टार में से आप जो है अच्छे व्यवहार पे आप 5 स्टार भी दे सकते हैं। आपको अच्छा नहीं लगा तो ये व्यवहार के ऊपर भी है और क्वालिटी के ऊपर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टार रेटिंग वाला। तो ये पूरा आपका क्रम निर्धारण पैमाना या रेटिंग स्केल होता है। तो आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो विद्यार्थियों के बीच में भी इसका आपका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है। 5 स्टार में से या 5 नंबर में से उनके व्यवहारिक पक्ष या चरित्र कैसा रहा उसको जो है आप रेटिंग दे सकते हैं रेटिंग स्केल के द्वारा। तो ये सब रहा आपका गुणात्मक जो मूल्यांकन है उसके अंतर्गत। जांच सूची आपका हो गया, क्रम निर्धारण पैमाना हो गया और इसके साथ ही साथ आप अवलोकन एवं साक्षात्कार भी हो गया। तो ये सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। उसके बाद भी आपको अच्छे से क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आगे की वीडियो में मैं उसका ध्यान रखूँ कि क्या कैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, ताकि उसको मैं और भी इंक्रीज करूँ ताकि सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कह लीजिए इवैल्यूएशन है, तो उसको भी आप जान लीजिए। तो ये है आपका संचित रिकॉर्ड और ये होता क्या है मैं इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए इसमें मैंने बताया कि उप संख्यानात्मक रिकॉर्ड, संचयी रिकॉर्ड, कार्ड और छात्रों की डायरी इत्यादि ऐसे उपकरण हैं जिन्हें छात्रों के व्यवहार के बारे में जानकारी पता करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं और आप किसी विद्यालय में जाते हैं पढ़ाने के लिए, आपका फर्स्ट टाइम है वहाँ पर और आप किसी भी विद्यार्थी के व्यवहारिक पक्ष को जानना चाहते हैं तो एक दिन में तो आपको पता चलेगा नहीं। तो वहाँ पर स्कूल में जो विद्यार्थी की डायरी होती है और इसके साथ साथ जो रिकॉर्ड होता है उसके बिहेवियर सब कुछ रिकॉर्ड होगा वहाँ पर। उसका परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड होगा, उसके व्यवहारिक पक्ष का, चारित्रिक, सब कुछ रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। तो वो जब आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आप बच्चे के बारे में अच्छे तरीके से जान जाएंगे कि बच्चा कैसा है, विद्यार्थी कैसा है। तो ये सारा कुछ होता है आपका संचित रिकॉर्ड। ये अच्छे स्कूलों में हर बच्चों के रिकॉर्ड्स जो है वहाँ पर रखे जाते हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं, नए टीचर हैं वहाँ पर, तो अगर आपको किसी भी विद्यार्थी के बारे में जानना है तो आप उसकी रिकॉर्ड की फाइल को ओपन करके जान सकते हैं। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि छात्र का व्यवहार जो है स्कूल में, क्लासरूम में कैसा होता है, कैसा रहा है। तो आई होप कि संचित रिकॉर्ड आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर सारा कुछ मैंने लिख रखा है लेकिन इसको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड में हम निर्देश के सोपानों के आधार पर मूल्यांकन के जो प्रकार होते हैं उन्हें भी जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया कि शिक्षा के विभिन्न चरणों में मूल्यांकन को एकीकृत किया गया है और मूल्यांकन के 4 प्रकार जो है यहाँ पर बताए गए हैं। पहला है यहाँ पर स्थानांतरण और उसके बाद से दूसरा है प्रारंभिक और उसके बाद से है निदान और चौथा है योगात्मक। तो यहाँ पर स्थानांतरण का मतलब होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, ये होता है, इसे आपको समझ लेना है। तो इन सभी को एक एक करके हम समझ लेंगे कि स्थानांतरण मूल्यांकन या प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या होता है, प्रारंभिक आपका निदानात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, इनको एक एक करके इनके बारे में डिटेल में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा भी आप परेशान नहीं हो, सब कुछ मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर
स्थानांतरण मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश में प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहा जाता है, इसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि यह छात्रों के उस ज्ञान और कौशल को निर्धारित करता है जो शिक्षण की शुरुआत में आवश्यक होते हैं। जैसे कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे कि आप 12th आपने किया, फिर उसके बाद से आप कॉलेज में जाते हैं, तो आपको जो भी कोर्सेज करना है, चाहे बीए करना है, बीएससी करना है, बी करना है, अलग अलग कोर्स होते हैं, तो उनसे संबंधित अच्छे कॉलेजों के जो है आपके क्या होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो जब आप उस एंट्रेंस एग्जाम में क्लियर करते हैं तभी आपको जो है वहां पर एडमिशन मिलता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा कि यदि छात्रों के उस ज्ञान और कौशल को निर्धारित करता है, सॉरी, ये यदि नहीं, यह होगा, ठीक है, यह छात्रों के उस ज्ञान और कौशल को निर्धारित करता है जो शिक्षण के शुरुआत में आवश्यक होते हैं। यानी कि शिक्षण से पहले आपके पास नॉलेज क्या है उसके बारे में, जिस कोर्स में आप एनरोल होने जाते हैं, तो ये पूरी तरीके से निर्धारित करता है, ताकि आगे आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उस कोर्स में एनरोल हो, ताकि आप उस कोर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पर आई होप कि आपको ये सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में मैंने इसमें बताया कि स्थानांतरण मूल्यांकन या प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का उद्देश्य किसी कोर्स या विषय के लिए शिक्षार्थी की योग्यता की जांच करना होता है, और इसी उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं को भी आयोजित किया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्रवेश परीक्षाओं का आयोजित करने का मतलब कि नहीं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम छांटना है और उसमें जो है जो बेस्ट बच्चे होंगे उनको लेना है। यहाँ पर यही उद्देश्य है कि जो सब्जेक्ट से इंटरेस्टेड हों या जो कोर्स से इंटरेस्टेड बच्चे हों, वो जो है यहाँ पर इस कोर्स में एनरोल हों, ताकि वो बेहतर तरीके से जो है उस कोर्स को कंप्लीट करें, उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन गेन करें, और अपने लाइफ में जो है उससे रिलेटेड जो आपका कोर्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले और वो जॉब जो है ले सकें, बेहतर अपनी लाइफ को कर सके। तो आई होप कि आपको इसका मतलब क्लियर हो रहा होगा कि प्रवेश परीक्षा का मतलब यही होता है कि उस कोर्स से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, उसी को जानने के लिए जो है उस कोर्सेज से रिलेटेड जो है एंट्रेंस एग्जाम या प्रवेश परीक्षाएं कराई जाती हैं। तो आई होप कि स्थानांतरण मूल्यांकन या प्लेसमेंट इवैल्यूएशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहां पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आइए आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पर अगला जो हमारा मूल्यांकन है वो है आपका निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, या इसको संरचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इंग्लिश में ये आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि संरचनात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु, शिक्षण सामग्री आदि से है जिसके आधार पर सुधार करना संभव होता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई शिक्षण विधि है, कोई आपका शैक्षिक कार्यक्रम कह लीजिए है, पाठ्यक्रम है, शिक्षण सामग्री है, वो कितना प्रभावी होगा जो है उसको क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करने से पहले जो है एक छोटे लेवल पे जो है कह लीजिए कि उसका परीक्षण एक तरीके से कर लिया जाता है, और उसके बाद से अगर उसमें जो खामियां मिलती हैं उसको दूर करने के बाद जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा, इसीलिए इसको रचनात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक, निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। जो भी शिक्षण विधि होती है, पाठ्य वस्तु जो होता है, शिक्षण सामग्री होती हैं, वो कितना प्रभावी हैं उसी को जानने के लिए जो है यहाँ पर निर्माणात्मक, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद से मैंने यहाँ पर बताया कि संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक अपने शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि आदि की गुणवत्ता, प्रभावकारिता तथा उपयोगिता का आकलन इसलिए करता है कि उस शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण विधि को और अधिक उत्तम, प्रभावशाली तथा उपयोगी बनाया जा सके। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो भी यहाँ पर कार्यक्रम है शिक्षण से संबंधित, पाठ्य वस्तु है, शिक्षण सामग्री है, और इनको जो है प्रभावी कैसे हैं, तो इस मूल्यांकन के आधार पे ही वो पता लगा पाता है। अगर कुछ खामियां मिलती हैं तो वो उसमें सुधार करके उसको और प्रभावी बनाने का प्रयास करता है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा एक शिक्षक। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद से मैंने बताया कि इस मूल्यांकन के द्वारा छात्र शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सफलता या विफलता के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। किसके अंतर्गत? रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव मूल्यांकन के अंतर्गत जो है छात्र शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सफलता और विफलता के बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो भी शिक्षण से संबंधित उद्देश्य यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं, जो भी उद्देश्य निर्धारित हुए हैं, उनको कितने हद तक जो है छात्र ने प्राप्त किया या उसमें सफल हुआ या विफल हुआ, उसकी प्रतिपुष्टि जो है उनको रचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन के द्वारा पता चल पाता है। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा, और इसमें और भी इंपॉर्टेंट कह लीजिए तथ्य हैं, उसको भी मैं नीचे आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आइए इसमें आगे देखते हैं।
देखिए इसमें मैंने बताया है आगे कि रचनात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन इसलिए करना आवश्यक है कि किसी निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षण प्रविधि को अंतिम रूप देने में पूर्व उसमें आवश्यक संशोधन या परिमार्जन किया जा सके। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि रचनात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत जो निर्माणाधीन यानी कि अभी पूरा नहीं हुआ है शैक्षिक कार्यक्रम है, कोई शिक्षण विधि है, उसको अंतिम रूप देने से पहले जो है इस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है ताकि उन प्रविधि में, उन निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम में जो है कुछ परिमार्जन या संशोधन किया जा सके। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद से मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया है कि अतः स्पष्ट है कि संरचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य तैयार किए जा रहे शैक्षिक कार्यक्रम पाठ्यक्रम नवीन शिक्षण विधि की कमियों को इंगित करना तथा उसमें सुधार करने और उपाय बताना है। तो यहाँ पर आपको इस लाइन में ही या इस पॉइंट में ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रचनात्मक मूल्यांकन करने का यहाँ पर मोटो क्या है। तो इसका मोटो या उद्देश्य साफ साफ ये है कि जो भी शैक्षिक कार्यक्रम है, जो भी पाठ्यक्रम आपके होते हैं, जो नवीन शिक्षण विधि होती हैं, उनकी कमियों का पता लगाने के लिए यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है ताकि उसमें सुधार किया जा सके, उसको बेहतर बनाया जा सके। तो आई होप कि आपको यहाँ पर रचनात्मक या संरचनात्मक या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। नहीं समझ में आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहां पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। देखिए इस स्लाइड में आपका जो इवैल्यूएशन या मूल्यांकन है वो है आपका, तो हम यहाँ पर योगात्मक मूल्यांकन पे चले गए थे, लेकिन उससे पहले हम नैदानिक मूल्यांकन को समझ लेते हैं और जान लेते हैं। तो देखिए नैदानिक मूल्यांकन को डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी कहा जाता है, तो इसे हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। उसके बाद से जो योगात्मक मूल्यांकन जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया था उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें बताया कि रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों के सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने की सीमा निर्धारित करता है और इसके साथ ही साथ नैदानिक मूल्यांकन इससे एक कदम आगे की प्रक्रिया होती है। देखिए जिसमें छात्रों को शिक्षण संबंधी समस्याओं का स्पष्टीकरण प्रदान करने की कोशिश की जाती है और इस प्रकार ये परीक्षण काफ़ी व्यापक और विस्तृत होते हैं। तो डायग्नोस्टिक का मतलब एक तरीके से जो प्रॉब्लम होती है, अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी को कोई समस्या होती है, चाहे अध्ययन करने समय कोई समझ में नहीं आता है, तो उस स्थिति में आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं, नैदानिक मूल्यांकन करते हैं ताकि उस समस्या का आप पता कर सकें, ताकि विद्यार्थी को आप अच्छे तरीके से स्पष्ट तरीके से ये समझा सकें या उसकी जो समस्या है उसको दूर कर सके। तो उसको दूर करने से पहले जो है आपको उसकी समस्या का पता लगाना होगा, वही आपका नैदानिक मूल्यांकन या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है। ये आपको जानना जरूरी है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। तो इसको आपको बस एक लाइन में अच्छे तरीके से समझ लेना है कि अगर विद्यार्थी को कोई समस्या होती है अध्ययन के दौरान या क्लास में, तो अगर वो कुछ समझ नहीं पा रहा है तो उसको पता लगाने के लिए ही आप नैदानिक मूल्यांकन या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं कि एक्चुअल में उसको प्रॉब्लम क्या है, वो किस प्रकार से जो है उसको बाधा आ रही है अपने अध्ययन में या क्लास में अगर कुछ भी पढ़ाया जा रहा तो उसको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए ही यहाँ पर मैंने बताया है कि नैदानिक मूल्यांकन इससे एक कदम आगे की प्रक्रिया होती है जिसमें छात्रों को शिक्षण संबंधी समस्याओं का स्पष्टीकरण प्रदान करने की कोशिश की जाती है, यानी कि कोई प्रॉब्लम उनको क्रिएट होती है तो उसका स्पष्टीकरण जो है यहाँ पर करने का प्रयास किया जाता है नैदानिक मूल्यांकन या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के द्वारा। तो आई होप कि ये अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि कोई पेशेंट है या रोगी है, वो डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ पर डॉक्टर जो है मेडिसिन देने से पहले रोगी के रोग को पता करने का प्रयास करता है कि एक्चुअल में जो पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी बीमारी है, उसके बाद ही उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन देता है ताकि वो ठीक हो जाए। तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर है कि विद्यार्थियों की जो प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उसको पता लगाने के लिए नैदानिक मूल्यांकन होता है। ये आपको एक लाइन में अच्छे तरीके से समझ लेना है। आई होप कि ये क्लियर भी हो गया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं वहां पर भी क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो इसको मैं 2 से 3 बार इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। आइए आगे इसमें देखते हैं। इस स्लाइड में हम योगात्मक मूल्यांकन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जिसको इंग्लिश में समेटिव इवैल्यूएशन भी कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया है कि इस मूल्यांकन को बाह्य मूल्यांकन भी कहा जाता है और योगात्मक मूल्यांकन कार्यक्रम की गतिविधियों के अंत में कार्यक्रम का महत्व जानने की एक विधि है, ये आपको समझ लेना है। तो योगात्मक मूल्यांकन क्या है? कार्यक्रम के अंत में जो है इस मूल्यांकन को किया जाता है
और आप इस प्रकार से भी इसे समझ सकते हैं कि अगर कोई शैक्षिक उद्देश्य जो है यहाँ पर डिसाइड किया गया है और उसको किस मात्रा में और किस हद तक जो है पूरा कर लिया गया है, वो अंत में जो है जानने के लिए हम योगात्मक मूल्यांकन करते हैं। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि जो भी शैक्षिक उद्देश्य यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं वो किस हद तक जो है कंप्लीट हुआ है, उसे जानने के लिए योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। ये आपको याद रखना है। और ये कब होगा? ये जब आपका कार्यक्रम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा या कार्यक्रम के अंत में जो है इस मूल्यांकन को किया जाता है, ये आपको याद रखना है। दूसरे पॉइंट में मैंने बताया कि यह मूल्यांकन परिणामों पर केंद्रित होती है और योगात्मक मूल्यांकन में आमतौर पर मौखिक रिपोर्ट, परियोजना, प्रोजेक्ट, लिखित परीक्षाओं और शिक्षक जनित आंतरिक मूल्यांकन को भी यहाँ पर समावेशित किया जाता है। किसके अंतर्गत? योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। आप इस प्रकार से भी इसे समझ सकते हैं कि एक विशेष कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थी ने निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को कितनी अच्छी तरीके से पूरा कर लिया है, इसको जानने के लिए कार्यक्रम के अंत में जो है आप योगात्मक मूल्यांकन करते हैं। इसके बाद से मैंने इसमें बताया कि इसमें यह भी पता चलता है कि छात्र कैसे संतोषजनक एवं अच्छे तरीके से शिक्षण उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। ये आप योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा जो है पता कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि योगात्मक मूल्यांकन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। समेटिव मूल्यांकन या इवैल्यूएशन क्या है, ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जो है आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो आई होप कि जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताया वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको आज के इस वीडियो में मूल्यांकन के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में बताने का प्रयास किया। सबसे पहले मैंने इसमें आपको परिमाणात्मक मूल्यांकन और इसके साथ ही साथ गुणात्मक मूल्यांकन के बारे में बताया। उसके बाद से मैंने आपको निर्देश के सोपानों के आधार पे जो मूल्यांकन के प्रकार हैं उसको बताने का प्रयास किया, जिसमें आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, जिसको स्थानांतरण मूल्यांकन कहते हैं, फिर उसके बाद से निर्माणात्मक या संरचनात्मक या रचनात्मक या इंग्लिश में इसको फॉर्मेटिव मूल्यांकन भी कहते हैं, तो इसको भी मैंने अच्छे से क्लियर करने का प्रयास किया। उसके बाद से आपका था नैदानिक मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी कहा जाता है, तो उसे भी हमने अच्छे तरीके से जानने का प्रयास किया। और लास्ट में यानी कि इस स्लाइड में हम जो है योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में भी जानने का प्रयास किया और बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को कंप्लीट किया। लेकिन इस वीडियो